नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आपके लिए टॉप 20 सीरीज आयोजित की गई है, तो उसी में भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसमें आप पहले भी आपने मॉक टेस्ट के आधार पर जो टॉप 20 आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें जीएस से संबंधित, वो आपने किए हैं। इसी क्रम में जो आपका मॉक टेस्ट है, तो नेक्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट है आप उसके साथ जुड़ेंगे और देखेंगे जो भी इसमें आपके प्रश्न है और उनमें जो आपके आंसर आपको देने हैं कि किसका आपका कौन सा आंसर होगा, तो वो मॉक टेस्ट के आधार पर आप देखेंगे। तो आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे जो आज के मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन और इसमें आंसर है, तो उनको देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम क्वेश्चन, वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चार ऑप्शन है आपके सामने, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र या राजेंद्र द्वितीय। आपको बताना है कमेंट करके कि वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। बताएंगे सभी वृद्धीश्वर मंदिर, पहले भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वृद्धीश्वर मंदिर। जी, वृद्धीश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया? तो उसका आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम। क्या है आंसर? राजराज प्रथम। तो वृद्धीश्वर मंदिर आप सब जानते हैं, वृद्धीश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर, क्या नाम है? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है आपका तंजौर में। कहाँ पर है? तंजौर। और तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर पड़ता है आपका तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। और आपको याद रखना है ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो याद रखेंगे द्रविड़ शैली। जैसे आपने शैली पढ़ी होंगी, जैसे नागर शैली पढ़ी है, द्रविड़ शैली पढ़ी है, तो इसमें से आपको याद रखना है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दूसरा नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में। और बनवाया किसने था? आपका राजराज प्रथम। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोल की उपाधि किस चोल राजा ने ग्रहण की थी? ये आपके सामने ऑप्शन है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि गंगईकोंड या चोल की उपाधि किसने आपकी धारण की थी। सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो इसमें जो आपकी उपाधि है, बताएं सभी कमेंट करके कि किसने आपकी उपाधि धारण की थी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? आपका राजेंद्र प्रथम। किसने आपकी धारण की थी? राजेंद्र प्रथम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप पढ़ते हैं, ये गुलाम वंश के जो शासक हैं, तो क्रम से आप देख रहे हैं गुलाम वंश, फिर नीचे तुगलक वंश का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है या फिरोज शाह तुगलक है। इनमें से आपको बताना है कि लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं। जी, लाख बख्श के नाम से अगर बात करें कि लाख बख्श के किस नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाखों का दान ये देता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपने पढ़ा होगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ये आपकी मस्जिद है और भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर। और अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो आपको याद रखना है। और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव आपका किसने रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने रखवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद में आप याद रखेंगे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, क्योंकि बीच में ही आप पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर, या आप पढ़ते हैं कि पोलो खेल के दौरान आपकी हो गई थी, तो घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये आपके ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बताएंगे सभी। जी, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? फिरोज शाह तुगलक। क्या है आपका?
फिरोज शाह तुगलक। तो आप पढ़ते हैं जजिया कर के बारे में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने आपका लागू किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र पर? तो आप याद रखेंगे सिंध क्षेत्र पर। कहाँ पे लागू किया था? सिंध क्षेत्र पर। जबकि आपसे पूछा जाएगा पूरे भारत में सबसे पहले किसने लागू किया? पूरे भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपसे पूछा जाए ब्राह्मणों पर किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक। किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक। तो जजिया कर एक आपका धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से आपका वसूला जाता था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल का प्रसिद्ध बंदरगाह बेरीगोजा। बेरीगोजा स्थित था तो सिंधु मुहाने पर, खंबात की खाड़ी, पूर्वी तट और दक्षिणी तट, इनमें से आपको बताना है कमेंट करके कि जो आपका मौर्योत्तर काल का प्रसिद्ध बंदरगाह है बेरीगाजा तो कहाँ पर आपका स्थित था? सभी बताएंगे। सिंधु मुहाना, खंबात की खाड़ी, पूर्वी तट या दक्षिणी तट। तो मौर्य काल की आपकी बात है, बताएंगे सभी। तो इसमें आपको याद रखना है जो आपका बंदरगाह है बेरीगाजा, तो याद रखेंगे खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर? आपका गुजरात। आप पढ़ते हैं कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ये बंदरगाह था, पूछा हुआ आपका प्रश्न है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में यह वंश सम्मिलित नहीं था। तो त्रिपक्षीय जो आपका संघर्ष है वो हमेशा एक आपका स्थान है। स्थान कौन सा? आपका कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय आपका संघर्ष चला था। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वंश आपका उस समय या उसमें शामिल नहीं था। तो ये आपके मतलब 4 राजवंश दे रखे हैं, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पल्लव है। इनमें से आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। तो इनमें आप याद रखेंगे जैसे आप वर्ल्ड जो भारत का मैप उसे देखते हैं तो इधर ये बंगाल बिहार वाला जो आपका क्षेत्र है इसमें कौन से शासक थे? आपके पाल। आपने प्रतिहार पढ़े होंगे तो उत्तर भारत में ऐसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इस तरीके से मध्य प्रदेश के कुछ भाग तक ये कौन थे आपके? ये थे आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा होगा। और राष्ट्रकूट आपने पढ़े होंगे, ऐसे महाराष्ट्र से लेकर के और ऐसे आपका ये वाला जो आपका क्षेत्र है। तो ये तीन आपके वंश हैं। कौन कौन है? एक तो हो गया पाल, एक कौन हो गया? प्रतिहार, और एक कौन है आपका? राष्ट्रकूट। पढ़े होंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। प्रतिहार का कौन है? नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट का कौन है? दंतीदुर्ग। और पल्लव का कौन है? आपने पढ़ा होगा सिंह विष्णु। तो ये आपने पढ़े हैं सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा वंश शामिल नहीं था? पल्लव। कौन सा वंश शामिल नहीं था? पल्लव। और किस स्थान को लेकर के हमेशा संघर्ष रहता था? कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? आप बताएंगे कमेंट करके कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका प्रमुख भूमिका निभाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन है, वह कृष्णाचारी, वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, वीपी मेनन एवं अम्बेडकर, अम्बेडकर व कृष्णमाचारी। बताएंगे सभी कमेंट करके। देशी रियासतों के एकीकरण में तो सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बाद में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? सभी बताएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी क्या है? वीपी मेनन व लॉर्ड माउंटबेटन। वीपी मेनन और कौन है आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रम से बताइए। तो आपको बताना है कि जूनागढ़ कैसे आपका शामिल किया गया है, हैदराबाद कैसे शामिल किया गया है और जम्मू कश्मीर कैसे शामिल किया गया है। ये आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये आपकी ऐसी रियासतें हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल किया गया था। आप बताएंगे कमेंट करके कि इनको कैसे शामिल किया गया। तो आप देखेंगे जैसे जूनागढ़, आप याद रखेंगे जैसे जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ को कैसे आपका जनमत संग्रह के माध्यम से आपका शामिल किया गया था। तो आपने पढ़ा होगा हैदराबाद को कैसे, हैदराबाद के लिए आपने पढ़ा होगा कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही या आप कह सकते हैं पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसे आपका शामिल किया था भारत में। और जम्मू कश्मीर को आप पढ़ते ही हैं विलय पत्र के माध्यम से। विलय पत्र किसने दिया था? राजा हरि सिंह। किसने दिया था? राजा हरि सिंह।
तो राजा हरि सिंह ने क्या दिया था आपका विलय पत्र, तो ये याद रखेंगे राजा हरि सिंह के विलय पत्र के माध्यम से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आपका जनमत संग्रह के माध्यम से क्या है, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़। हैदराबाद आपसे पूछे तो क्या है, पुलिस कार्रवाई, यहाँ पे देख लेंगे पुलिस कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर कैसे, विलय पत्र। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया आपका, इसमें याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है। ये चार ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति है, संसद है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है, या विधि आयोग है। इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके कि किसमें आपका निहित है, भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग। तो आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुआ, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और पहले इसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट। क्या नाम था, फेडरल कोर्ट। और बाद में जो आपका सुप्रीम कोर्ट इसका नाम किया गया। तो आपको याद रखना फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 अधिनियम के माध्यम से कब की गई थी, 1937। और आप पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट बाद में इसका नाम हो गया। और सुप्रीम कोर्ट अब वर्तमान में कौन सा आर्टिकल में, 124। कौन सा आर्टिकल में, 124। अब आपको याद रखना है अगर इसमें न्यायाधीशों की संख्या में कोई वृद्धि करने की शक्ति है तो वो किसके पास है, वो है आपका संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ऑप्शन आपके हैं चार, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को। इनमें से आपको बताना है किसको सौंपता है। सभी बताएंगे कमेंट करके, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को। जी बताएं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी किसको देगा, आपका राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया, किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग है, बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, वर्तिका या वर्तिकाग्र। बताएंगे इसमें कमेंट करके बताएं सभी। जी, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी आपका पुंकेसर। क्या है ऑप्शन सी, पुंकेसर। तो पुंकेसर को आपका केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया, पुंकेसर के रूप में आपका, केसर के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि नींद में से कैसे पहुंचती है। तो इसके चार ऑप्शन है, उसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाएगा जब, सभी पत्तियों का नाश, या उसकी आधी शाखाओं का नाश, या उसकी छाल का नाश। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे आपकी पहुंचेगी हानि सबसे ज़्यादा। आप बताएंगे कमेंट करके कि सबसे अधिक हानि कैसे पहुंचेगी। जी, इसमें आपको याद रखना है कैसे पहुंचेगी, उसकी छाल का नाश करके। क्या है, उसकी छाल का नाश करके सबसे ज़्यादा आपकी हानि पहुंचेगी। क्लियर हो गया, उसकी छाल का नाश करके सबसे ज़्यादा आपकी हानि पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में रस आरोहण या चढ़ाव किसके द्वारा होता है। तो ये चार ऑप्शन है, मज्जा है, फ्लोयम है, कैम्बियम है, या क्या है आपका जाइलम है। इनमें से आपको एक बताना है कि इनमें से किसके द्वारा होता है। पौधे में रस आरोहण किसके द्वारा होता है, बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। रस आरोहण, रस आरोहण तो आप पढ़ते हैं जैसे पौधा है तो पौधे की जो आपकी जड़ होती है, एग्जाम्पल 4 आपकी ये जड़ है, तो जड़ों में आपका एक उतक मिलता है। इस उतक का नाम क्या है, इस उतक का नाम है क्या, जाइलम। क्या है आपका जाइलम। तो जाइलम का यही कार्य होता है। तो यहाँ से खनिज पदार्थों का अवशोषण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन सा उतक करता है, जाइलम। तो आपका आता भी ये क्वेश्चन कि पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला उतक कौन सा, आपका जाइलम। और पत्ती में कौन सा मिलता है, पत्ती में मिलता है आपका फिलोयम। कौन सा मिलता है, फिलोयम। तो याद रखेंगे, और फिलोयम आपका पत्तियों में, और जाइलम कहाँ मिलता है, आपका जड़ों में। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जाइलम। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है,
तो आपको बताना है कि ये किससे आप प्राप्त करते हैं। आवर्तबीजी पादप से प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? आवर्तबीजी पादप से। आपने पढ़ा होगा तो जो मलेरिया की दवा क्या है आपका? कुनैन। क्या है मलेरिया की दवा? कुनैन। तो जब आप पढ़ते हैं कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी। अमेजन नदी के बेसिन में कौन से वृक्ष मिलते हैं? सिनकोना। कौन से वृक्ष आपके? सिनकोना। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है? कुनैन। आपने पढ़ा होगा। और कुनैन किसके लिए प्रयोग कराई जाती है आपके? कुनैन आपके प्रयोग की जाती है मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया के लिए। क्लियर हुआ। और मलेरिया जो रोग है वो किसके काटने से होता है? मादा एनाफेलीज। क्या है? मादा एनाफेलीज। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपको याद रखना है मलेरिया। ठीक है। और मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी ये भी ध्यान रखेंगे? रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है? रोनाल्ड रॉस। तो इन्होंने आपका मलेरिया के टीके की खोज की थी। क्या नाम है आपका? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने आपका मलेरिया के टीके की खोज की थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो आपको याद रखना है, तो ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये 3 ऑप्शन से काम चलाएंगे। इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बलों की या संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। बताएंगे सभी। इसका जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका? वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट सब जानते हैं, हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? हाइड्रोफाइट के बारे में आपको बताना है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? बी, हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट क्या है आप बताएंगे कमेंट करके सभी। तो आपको याद रखना हाइड्रोफाइट, तो आप पढ़ते हैं कि एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधे रोग को, एक जड़ रहित पौधे को हाइड्रोफाइट। तो आप पढ़ते हैं जो जल में उगने वाली वनस्पति उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जलीय पौधे को। जैसे सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा क्या है? हाइड्रोफाइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थल मिलते हैं, उनकी जड़ें लंबी होती हैं। क्यों होती हैं? तो भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, या जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, या आपने पढ़ा है भूमि में पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं, जिससे वे लंबी हो जाती हैं। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। बताएंगे इसमें, कमेंट करके बताएं सभी कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बताएंगे सभी। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, तो आपको याद रखना है जो जड़ें होती हैं, जड़ें पानी की तलाश में क्या है? जड़ें पानी की तलाश में आपकी लंबी हो जाती हैं। जब तक इनको पानी नहीं मिलता उस तरीके से वो आपका लंबी होती चली जाती हैं। तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या संगीत। इनमें से आपको बताना ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या संगीत। ग्रैमी पुरस्कार की आप बात करते हैं, सब जानते हैं ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में आप देते हैं? संगीत के क्षेत्र में। कौन सा देश आपका? संगीत का क्षेत्र। और आपसे पूछा जाएगा जो ग्रैमी पुरस्कार है ये वर्ष 1959 से, कब से? और वर्ष 1959 से कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। लेकिन क्षेत्र कौन सा आपका? संगीत। क्लियर हो गया। किसके लिए? संगीत के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। हाइड्रोफाइट कहते हैं, ये थोड़ा सा इसमें आपका गलत है, इसे थोड़ा सा छोड़ेंगे यहाँ से। आपको यहाँ से आगे देखना है ये वाला, ये क्वेश्चन आपका कि लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक है, पुरुषोत्तम दास टंडन है,
लाला लाजपत राय है या जयप्रकाश नारायण है? बताएंगे सभी। किसको कहा जाता है? लोकनायक। लोकनायक जी आंसर कर रहे हैं। आंसर डी। आंसर डी क्या है आपका? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य। क्या बोलते हैं? लोकमान्य। तो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। क्या बोलते हैं आपका? लोकनायक। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है टॉप 20 सीरीज का आज का, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, कोयंबटूर, कानपुर, कासरगोड या राजमुंद्री। बताएंगे सभी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कोयंबटूर, कानपुर, कासरगोड, राजमुंद्री। कमेंट करके बताएं सभी। तंबाकू। तंबाकू पी के राज कर। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, तंबाकू पी के राज कर। तो राज से क्या बन जाएगा? राजमुंद्री। क्या बन जाएगा? राजमुंद्री। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका? राजमुंद्री। क्लियर हो गया? तो आपका लास्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजमुंद्री। तो इसी के साथ जो आपके आज टॉप 20 सीरीज के क्वेश्चन थे, आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपने देखा होगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी।